अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो दूसरा यूनिट है होम्योस्टासिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे होम्योस्टासिस के बारे में और साथ में उसमें पार्ट सेकंड में हम फिर फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में शुरू करवाते हैं हम होम्योस्टासिस और साथ में इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है इस होम्योस्टासिस में और कौन से फैक्टर हैं जो होम्योस्टासिस को अफेक्ट करवाते हैं और कौन सी रूल्स हैं होम्योस्टासिस की बॉडी में। इन 4 पॉइंट्स को हम इस पार्ट में डिटेल से डिस्कस करवाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं होम्योस्टासिस से। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे हर उस कंटेंट और ऑब्जेक्टिव को जो आपका पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और साथ में जो KMU है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी अपनी स्टूडेंट्स को जो प्रोवाइड करती हो। साथ में हम MCQs वाइज जो आपके आस की लेवल है उसके वाइज सब कुछ जो है हम इसमें आपसे शेयर। अच्छा, तो शुरू करते हैं होम्योस्टासिस से। होम्योस्टासिस थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम पढ़ेंगे तो होम्योस्टासिस होता क्या है। जैसा कि दुनिया में जितने भी सिस्टम्स है उस सिस्टम्स के लिए एक मखसूस अंदाज चाहिए, एक मखसूस एनवायरनमेंट उसके लिए चाहिए, एक मखसूस कंडीशन उसके लिए चाहिए होती है। जो भी सिस्टम हो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो इन सिस्टम का जो मखसूस कंडीशन है उस कंडीशन से अगर डिविएट कर जाए तो सिस्टम में खराबी आती है। इस तरह बॉडी में भी एक मखसूस निज़ाम मौजूद है। इस निज़ाम की वजह से आपको बॉडी जो है ये मखसूस काम करवाते हैं। अगर ये निज़ाम नहीं होता बॉडी में तो बॉडी की सारी और जो सिस्टम है वो अपना फंक्शन इफेक्टिवली नहीं करवा सकती थी। वो तो उन फंक्शन को इफेक्टिवली करवाने के लिए बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टासिस। आइए पढ़ते हैं उनको। तो होम्योस्टासिस ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक लफ्ज़ है और इसका होम्यो मीन सेम और स्टेसिस मीन स्टैंडिंग। तो इसका मतलब कि स्टेइंग द सेम। तो बॉडी का जो सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स है वो जब सेम कंडीशन में हो, कांस्टेंट कंडीशन में हो, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं उसको कि होम्योस्टासिस, बॉडी एक सेम स्टैंडिंग कंडीशन में हो। अगर ना हो तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी का होम्योस्टासिस डिस्टर्ब हो गया है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। होम्योस्टासिस द स्टेट ऑफ स्टेडी कांस्टेंट इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम। तो पहले ये याद रखिए कि बॉडी का कौन सा ये होम्योस्टासिस बॉडी में इंटरनल जो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस होते हैं। फिजिकल क्या, फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर, पीएच वगैरह, ये फिजिकल कंडीशंस ऐसी है जिसको मेंटेन रखना होता है अपनी रेंज में। साथ में जो केमिकल कंडीशंस आपकी बॉडी में केमिकल्स, ग्लूकोज, फास्फेट या कैल्शियम या जितने भी और केमिकल्स हैं उनको मेंटेन रखना, ये किसका काम है, ये होम्योस्टासिस का काम है। अब ये मेंटेन रखना इसका क्या है कि द स्टेट ऑफ स्टेडी कांस्टेंट वैल्यू इसका होगा। ऐसा नहीं होगा पहले बार ऊपर हमने पढ़ा कि सेम, तो सेम इधर इसका मतलब सेम का मतलब ये नहीं कि बॉडी की जो कंडीशन होते हैं वो हर किसी में सेम होगी, हर जगह सेम होगी, नहीं, वो कांस्टेंट होगी। अगर वो एक हेवी एरिया है तो हेवी एरिया में उस चीज़ का कंडीशन, एक उस चीज़ का मेंटेनेंस वो कांस्टेंट रेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम तो इसका रेंज है बॉडी में नॉर्मली 135 से 145 है। तो ये 135 से 145 का ये जो रेंज है ये कांस्टेंट रेंज है, सेम नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हर बॉडी में जो है ना 137 हर बॉडी में सेम होगा या बॉडी में विद इन हर जगह सेम होगा, नहीं, ये कांस्टेंट रेंज है उसके लिए कि ये कांस्टेंट रेंज होगा बॉडी का। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बॉडी होम्योस्टासिस ये सेम कंडीशन नहीं रखती, कांस्टेंट या स्टेबल कंडीशन या स्टेडी कंडीशन ये बॉडी का रखती है। ओके, ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब इस होम्योस्टासिस को बरकरार रखने के लिए, बॉडी को होम्योस्टेसिस कंडीशन में रखने के लिए बॉडी की कुछ शराइत है। अगर उन शराइत से आपका बॉडी हट जाता है तो आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो कंडीशन कौन सी, उनमें 3 मेजर कंडीशन है। पहला कंडीशन उसका क्या है कि द कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड साल्ट्स। बॉडी में गैसेस का एक प्रॉपर कंसंट्रेशन हो। गैसेस क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, बॉडी में बेसिसिटी बढ़ जाता है। तो इसका एक प्रॉपर रेंज होना चाहिए। जिस तरह न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का एक स्पेसिफिक रेंज है। अगर इस रेंज से बढ़ जाए तो डायबिटीज होता है, बीमारी आता है, डिजीज आता है। नीचे हो जाए तो भी वो है बीमारी, डिजीज है और आपका बॉडी का होम्योस्टासिस कंडीशन क्या है, डिस्टर्ब हो जाए। इस तरह वाटर का लेवल कम या ज़्यादा होना आपको डिजीज में लेके जाता है और इस तरह की साल्ट का कम हो जाना नर्व्स प्रॉब्लम वगैरह में आपको लेके जाता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर होम्योस्टासिस इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर।
दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम का लेवल हम किसको कहते हैं, तकरीबन एवरेज जब हम निकालें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या इस तरह हम भी कह सकते हैं कि 36.1 से लेकर 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तकरीबन है आपके बॉडी का क्या रेंज है, होमोस्टैटिक रेंज है, ऑप्टिमल टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रोटीन डिजेनरेशन है, इनएक्टिवेशन है, एंजाइम काम नहीं कर रहा होगा और बॉडी फंक्शन काम नहीं कर रहा होगा। अगर नीचे आता है तो फिर भी वही प्रॉब्लम, RX सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा होगा। ओके, इस तरह जब जो फोर्थ थर्ड कंडीशन है वो ये कि देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमम प्रेशर। तो ऑप्टिमम प्रेशर बॉडी में होगा। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम प्रेशर आप ले लें ब्लड का प्रेशर, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर अगर बॉडी का बढ़ जाता है, बॉडी का ब्लड जो है कोगुलेट हो जाता है, बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है, आपका वेसल रप्चर हो सकती है। इस तरह अगर बॉडी का प्रेशर कम हो जाता है ब्लड का, तो हर एक ऑर्गन को ब्लड प्रोवाइड नहीं होगा, ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा होगा और इवेंचुअली डेथ होगा उस ऑर्गन की। तो ये 3 कंडीशन मेजर कंडीशन है जो आपके बॉडी को रखते क्या होमियोस्टेसिस में। अब इस एक एक वैल्यू की एक स्पेसिफिक रेंज है। क्या है? एक स्पेसिफिक रेंज है, ये वाली देखिए। अगर इन रेंज से आपकी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी होमियोस्टेसिस से डिस्टर्ब होगी इसका और इसमें डिजीज के चांसेस हो सकते हैं। तो रेंज क्या है? डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? आपके बॉडी में ये जो चीज़ें होते हैं ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल है, pH लेवल है, टेम्परेचर लेवल है, इस तरह कैल्शियम फॉस्फेट लेवल है। तो ये ऐसी चीज़ें, ये वेरिएबल है, इसमें चेंजेस आते हैं। न्यूट्रिएंट्स ले लो इंक्रीज हो गया, न्यूट्रिएंट्स मत ले लो डिक्रीज हो गया। हार्ट कंडीशन में रहो इंक्रीज हो गया, हार्ट में मत रहो, कोल्ड में रहो डिक्रीज हो गया। तो ये वेरिएबल है, चेंजेस है, चेंजेबल थिंग्स है। तो इन चेंजेबल थिंग्स को हम कहते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स। तो उन डिफरेंट वेरिएबल में पहला नंबर पर हम पढ़ते हैं pH ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। इसको हम अभी बाद में पढ़ते हैं कि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कौन कौन सी होते हैं एक्सप्लेन में। तो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का pH, इसका रेंज है 7.35 से 735 सेंटीग्रेड कह सकते हैं टू 7.45 तक, इसका ये रेंज है। तो इस रेंज में अगर हो तो आपका बॉडी का होमियोस्टेसिस है, नहीं हो तो अगर नीचे आता है एसिडिटी, ऊपर जाता है बेसिसिटी आपका डेवलप होता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर है, तो 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्या है आपका टेम्परेचर का रेंज है, या इसको हम कहते हैं 36.1 टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होमियोस्टेसिस रेंज है। अगर इस रेंज से बढ़ जाए तो खतरात हो सकते हैं, नीचे हो जाए खतरात हो सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम 135 टू 145 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें क्या है, ये है इसका होमियोस्टेटिक रेंज है, नीचे आता है ऊपर आता है तो होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब होता है। इस तरह पोटेशियम का लेवल 3.5 टू 5 मिलीग्राम पर लीटर है। इस तरह कैल्शियम का लेवल है 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डिसीलीटर है। और ब्लड शुगर जो फास्टिंग होता है, जो आप खाने से पहले लेते हो, वो है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, वो है 70 टू 90 mmHg पर डिसीलीटर है। लेकिन अगर खाने के बाद आप लेते हो रैंडम ब्लड शुगर, इसको हम कहते हैं क्या, फास्टिंग ब्लड शुगर। ओके, जो खाने से पहले, इसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर, इसको हम कहते हैं। तो रैंडम क्या है, 90 टू 150 मिलीग्राम पर डिसीलीटर है। फास्टिंग ये है। अगर आप खाना खाए, ज़्यादा डायबिटिक वाला खाना हो, ज़्यादा ग्लूकोज में हो, तो आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है, डायबिटीज आपको हो सकती है। इस तरह एन अर्थ नीड्स टू बी रेगुलेटेड डिस्पाइट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, डाइट और लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये है, इसके साथ साथ और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है, आपको याद रखना होगा। ऐसा ना हो कि कल एमसीक्यूज में आ जाए फिर आप कहें कि तो हमने वो किसने नहीं पढ़ा। तो ये नॉर्मल, आपकी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जिसको आपने याद रखना होता है। तो ये है, और कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जिसको रेगुलेट रखना होगा, किसकी, बगैर बाहर कंडीशन के, चाहे आप खाना ज़्यादा लो या कम लो, लेकिन आपने ये लेवल का रखना है। अगर आप टेम्परेचर में बैठते हो या नहीं, कोल्ड एनवायरनमेंट में बैठे हो या नहीं, अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट में बैठे हो या नहीं, लेकिन आपकी बॉडी का इंटरनल कंडीशन ये होगा। अगर इससे डिविएट कर जाए तो फिर आपको डिजीज़ की हालत हो सकती है, आपका होमियोस्टेसिस रेंज जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं इसका, हम कहते हैं कि जो आपका होमियोस्टेसिस है उसमें होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी बॉडी में होता है। द इंटरनल एनवायरनमेंट किसको हम कहते हैं कि आप क्या, हम सिंपली हम होमियोस्टेसिस का डिफिनेशन ऐसे कहते हैं कि द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, एसिडिक एनवायरनमेंट हो, नहीं हो, लेकिन आपने स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट
बरकरार रखना है और इसको सिंपली हम कहते हैं क्या, होमियोस्टेसिस। तो अभी इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि होमियोस्टेसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी मेन टर्मिनोलॉजी क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कंडीशन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो ये जनरल डिफिनेशन इसका हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। और होमियोस्टेसिस में हम जनरल डिफिनेशन को क्या कहते हैं, कंसिडर। लेकिन जो दीज कंडीशन रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो होमियोस्टेसिस ये कहता है कि ये कंडीशन तकरीबन बरकरार होंगे। जो रेंजेस हमने बताया ये पहले वाले रेंजेस, ये इस रेंजेस ये आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशंस है, इस रेंजेस में ही रहेंगे। अगर रेंजेस से डिविएट कर जाए तो फिर वो मसले बन सकते हैं। In practice, it comes down to providing a stable environment for the cells of the body. तो प्रैक्टिस में रूटीन में क्या है कि जो होमियोस्टेसिस है वो क्या क्या रखते हैं, आपका स्टेबल एनवायरनमेंट बरकरार रखता है फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो सेल्स है उसके लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बरकरार रखते हैं। अब जब हम डीप जाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी में हम कहते हैं एनवायरनमेंट इन विच सेल्स आर फाउंड एंड इज thus defined as the fluid inside the body but outside of the cell। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका बॉडी है, ये आपका वेसल है, वेसल से इर्द गिर्द इधर आप देखिए ये वाला आप देखिए ये वाला, इसको हम सिंपली इधर ड्रा करते हैं। ये आपका बॉडी का वेसल्स है, ये आपका टोटल हो गया बॉडी, ये आपका बॉडी हो गया। ये उसमें एक सिंपल वेसल है, इसके इर्द गिर्द अंदर ये सेल्स पड़ी हुई है, क्या है, सेल्स है। और ये आपका है बॉडी है, क्या है, ये आपका बॉडी है। अब इस वेसल्स के अंदर ये जो टोटल एनवायरनमेंट है हमेशा से इसको कंसीडर करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट है। लेकिन फिर इस सेल्स के अंदर बाहर जो ये वाला एनवायरनमेंट है, ये वाला तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली इंटरनल एनवायरनमेंट, न कि सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर वाले एनवायरनमेंट को हम इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं कहते हैं। जो ये सेल्स के बाहर है और बॉडी के अंदर है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। देखिए इधर ये वाला देखिए, ये आपका बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब बॉडी के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट, ये बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो अंदर के एनवायरनमेंट, सेल से आउटर जो एनवायरनमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब देखिए अगर आप इंटरनल एनवायरनमेंट का सही कंसेप्ट लेना चाहते हो तो फिर आपको ये याद रखना होगा कि किस तरह यार हम कह सकते हैं कि सेल्स में जो एनवायरनमेंट होता है वो इंटरनल नहीं है और बॉडी में जो एनवायरनमेंट है सेल से बाहर और बॉडी के अंदर वो इंटरनल है। तो आइए देखते हैं, ये है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड के जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो दो डिस्ट्रीब्यूशन, एक है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दूसरा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल्स के अंदर होता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल से बाहर होते हैं लेकिन बॉडी के अंदर होते हैं। इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक साइटोसोल होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं तकरीबन 5th क्लास से कि सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, साइटोसोल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो ऑर्गेनेलिज से बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल, लेकिन कुछ फ्लूइड होता है इनसाइड द ऑर्गेनेलिज। ये दोनों फ्लूइड आते हैं इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्म में। और ये फ्लूइड, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड तकरीबन 2/3 ऑफ द बॉडी ऑफ द टोटल बॉडी जो है ये कवर करवाता है। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल एक बॉडी है आपका, उसमें ये वेसल है, वेसल के अंदर ये सेल्स है, क्या है, ये सेल्स है। अब ये क्या है, ये सेल्स है। तो इस सेल्स के अंदर फिर ऑर्गेनेलिज होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज। अब इसकी ऑर्गेनेलिज से बाहर जो फ्लूइड है इधर, ये वाला जो फ्लूइड है ये ऑर्गेनेलिज हो गई। अब इस ऑर्गेनेलिज के दरमियान जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोसोल। और ये सेल्स ऑर्गेनेलिज के अंदर जो फ्लूइड होता है तो ऑर्गेनेलिज के अपने ही फ्लूइड होता है। तो इन दोनों फ्लूइड को इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म या इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये वाला कहते हैं इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जो आप सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है इधर इस वाले रीजन में जो फ्लूइड होता है ये वाला, ये सारा वाला फ्लूइड इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को असल की हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, किसको कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की टाइप्स है, प्लाज्मा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और लिम्फ है। ठीक है, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल स्पेसिस और लिम्फ, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इसको याद रखिए कि ये किसकी टाइप है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की। जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आपको समझ आ जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो आपने ये होमियोस्टेसिस क्या कर लिया, याद कर लिया। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पहले नंबर पर है हमारे साथ प्लाज्मा है। प्लाज्मा हम किसको कहते हैं, याद रखें आपका ब्लड वेसल जितने भी हैं उस ब्लड वेसल्स के अंदर
सेल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स है ना, तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, सेल्स है। इस सेल्स के अलावा क्या, सेल्स के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, लेकिन सेल्स के अलावा ये जो फ्लूइड है प्लाज्मा, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिक है किसके साथ, ये स्पेसिफिक है ब्लड वेसल्स के साथ। तो ब्लड वेसल के अंदर सेल से बाहर ये जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ओके, प्लाज्मा रेड इन कलर ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये हो गया प्लाज्मा। अब द फ्रैक्शन मूव डिफरेंट पार्टिकल्स थ्रू दिस, और इसका काम क्या होता है, ये डिफरेंट पार्टिकल सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान इधर उधर ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रॉन लेके जाता है बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, ये प्लाज्मा का काम है। हो गया। अब आता है हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड द फ्लूइड दैट सराउंड लिविंग सेल्स विद इन द टिश्यू। तो इधर इसका कांसेप्ट आप गेन कर ले, ये वाला, ये हो गया आपका ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की डिफरेंट टिश्यूज साथ में होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू है, ये वगैरह वगैरह। इस टिश्यूज से बाहर क्या होता है, ये सेल्स है ना, सेल्स के अंदर ये वाला एनवायरनमेंट है, ये सेल्स है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इसमें ये ब्लड है, ये सेल है, ये सेल है, साथ में इस तरह भी। इसके साथ ये वाला जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड सेल्स के बाहर, ब्लड वेसल या टिश्यूज के बाहर और सेल्स के बाहर, ये जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल। क्या कहते हैं इसको हम, इंटरस्टिशियल। जो डिफरेंट सेल्स के अंदर, सेल्स की अंदर नहीं, डिफरेंट सेल्स के अंदर, एक सेल्स के अंदरूनी हिस्सा उसको हम इंट्रासेल्युलर कहते हैं। क्या, इंट्रासेल्युलर। लेकिन इस सेल्स के दो सेल्स के दरमियान वाली, सेल्स के दरमियान वाली जो हिस्से, उसमें जो ब्लड है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कहाँ से है, तो याद रखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है इस सेल्स की आउटर सिक्रीशन से। कैसे, इस सेल से सिक्रीशन होते हैं बाहर, सेल में जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती वो बाहर निकलती है। साथ में ये वेसल्स है, वेसल से भी बाहर, वेसल में जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती वो बाहर चली जाती है। तो इससे बनता है क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो द फंक्शन टू मूव डिफरेंट पार्टिकल्स थ्रू, ये प्लाज्मा है, अच्छा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज पर्टिकुलरली डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। जैसा कि हमने कहा ना कि प्लाज्मा ऑफ द ब्लड से डिराइव्ड होता है और साथ में डिराइव्ड होता है पार्शियली डिराइव्ड फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दोनों से डिराइव्ड होता है। 85% of the interstitial fluid is returned directly back via capillaries and 15% indirectly via lymphatic vessels। अब इसको पढ़ते हैं कि 85% ये वापस रिटर्न होता है, ब्लड से आया वापस रिटर्न हुआ कैपिलरीज में, और 15% जो रह जाता है लिम्फेटिक वेसल में। तो इसको आप किस तरह देखिए, देखिए जरा इसका कि फॉर एग्जांपल आपका आर्टरी जा रहा है, क्या आर्टरी, ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड हो गया इधर किसमें, आर्टरीयूल में, आर्टरीयूल्स में। अब इधर इसके शुरू होता है कैपिलरीज, ये 10 छोटे छोटे ये वाले होंगे कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज के बाद फिर शुरू होता है क्या, फिर शुरू होता है आपका वेन, वेन्यूल शुरू होता है, क्या वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद फिर शुरू होता है क्या, वेन शुरू होता है, और साथ में वेना क्या, इस तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, ये ग्रीन रीजन में ये है क्या, ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज हमने पढ़ाई थी कि ये छोटी छोटी वेसल्स होते हैं, इसके वॉल्स इतनी थिन होती है कि ये जो ब्लड आता है यहाँ पर जो ब्लड आता है, ये ब्लड इससे एक्सक्रीट होता है, इससे भी एक्सक्रीट होता है। तो इधर क्या होते हैं, इधर सेल्स होती है, उसके दरमियान इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये एक्सक्रीट क्यों होता है, इसलिए कि यहाँ पर जो ब्लड आता है तो इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तकरीबन इसका होता है 25 mm ऑफ Hg, इसका प्रेशर होता है mm ऑफ Hg। यहाँ पर जब आता है तो ये इसकी नेयरिंग की वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से इसके ब्लड प्रेशर कम होता है, और ये आता है तकरीबन 15 mm ऑफ Hg, 15 नहीं, इसका वो कम होता है इसका ब्लड प्रेशर, क्यों, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से। और यहाँ पर जब निकलती है तो इसका ब्लड प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg। अब याद रखिए यहाँ पे 25 हो गया, फिर 10 है, यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसका ब्लड प्रेशर है, इसका प्रेशर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का 15 mm ऑफ Hg। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखना है। यहाँ पे 25 mm ऑफ Hg मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे आकर ये बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब इधर आता है, ये फ्लूइड हो, तो इधर तो कंसंट्रेशन इसका ब्लड प्रेशर कम है वेन्स में, तो वापस ये अंदर जाता है 15 से वापस 10 में। तो इस वजह से हम कहते हैं कि तकरीबन ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इधर आता है तो 85% कितना, 85% ये वापस जाता है वेन्स में,
और सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जाता है। लेकिन जो 15% रहता है, कितना 15%, तो इसके लिए एक और सिस्टम है और उस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जैसा कि ब्लड वेसल सिस्टम है, इस तरह के लिम्फ वेसल सिस्टम भी, लिम्फेटिक वेसल्स भी है। वो लिम्फेटिक वेसल इधर आए हुए होते हैं, किधर, इधर आए हुए होते हैं, इधर इस तरह के वो होते हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल में बाकी जितना रहता है उसमें जाता है, और वो लिम्फेटिक वेसल फिर क्या होता है, वो ब्लड को या सर्कुलेटरी सिस्टम को वापस वो करता है। तो द फ्लूइड इन दीज वेसल नाउ कॉल्ड लिम्फ, जो यहाँ पर रहते हैं इन वेन से, वो इन वेसल में जाते हैं। और लिम्फ इज कॉल्ड लोकेटेड इनटू लार्जर लिम्फेटिक वेसल दैट इवेंचुअली ड्रेन इनटू वेन्स क्लोजली टू हार्ट। अब ये इकट्ठा होते हैं, ये एक वेसल इधर से गया, एक दूसरा उधर से, ये एक लिम्फ, ये लार्ज लिम्फेटिक वेसल बनाते हैं, और वो किसे इधर देखिए यहाँ पर, ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपका हार्ट है। अब इसमें ये वाला जो है ये है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है ये? लिम्फेटिक सिस्टम है। इधर अगर आप देखें, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, साथ में ये क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनते हैं, क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो इस लिम्फेटिक वेसल में जाकर इधर आते हैं आते हैं आते हैं। यहाँ पर ये आर्टरी है, क्या है? वेन है, लार्जर वेन ऑफ द बॉडी है, इसको हम कहते हैं सबक्लेवियन वेन। क्या? सबक्लेवियन। ये आपने किसी में अच्छी तरह पढ़ा होगा कि सबक्लेवियन वेन में ये लिम्फेटिक फ्लूइड वापस इधर आता है। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसेप्ट है वो भी आपने सीख लिया। कहाँ से आता है? कैपिलरी से रिलीज होता है, ब्लड से रिलीज होता है, फिर कहाँ जाता है? वापस ही ब्लड में जाता है। साथ में लिम्फ का कंसेप्ट अपने जी, लिम्फ कहाँ से बनते हैं? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर रह जाते हैं वापस ब्लड में जाने से, उससे बनते हैं लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल में चलते हैं और यहाँ पे आके वापस ड्रेन होता है। ओके, तो ये हो गया क्या आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। अब देखिए कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या इंटरनल एनवायरनमेंट, तो अब आप कहेंगे कि अब इसको हमने इंटरनल एनवायरनमेंट कहा, जो सेल के अंदर होते हैं उसको हमने कहा इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, तो क्या हम इस होम्योस्टेसिस में सिर्फ कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो याद रखिए जो सेल्स हैं वो डिपेंडेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट में। अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक हो तो सेल्स ठीक है, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो तो सेल्स को बहुत ठीक नहीं है। दूसरा, होम्योस्टेसिस में हम इंटरनल एनवायरनमेंट को जनरली विद इन द बॉडी जितने भी फंक्शन होते हैं, वही चाहे सेल्स में हो जितने भी हो, उसको भी हम शुमार करते हैं। ओके, अब आते हैं इजीली, वो थोड़ा सा कंसेप्ट आज उम्मीद है आपने गेन कर लिया हुआ होगा। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस पे। तो ये कॉमन सा फिनोमेना है कि होम्योस्टेसिस की 3 स्टेजेस, सेंसिंग, प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्सिंग। सेंसिंग को हम कहते हैं क्या? रिसेप्टर, रिसेप्टर। प्रोसेसिंग को हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर। और रिस्पॉन्डिंग को हम कहते हैं इफेक्टर। ओके, ये वही की वही बात है कि सेंसिंग होता है रिसेप्टर के थ्रू, प्रोसेसिंग होता है कंट्रोल सेंटर के थ्रू, रिस्पॉन्डिंग होता है किसके थ्रू? इफेक्टर के थ्रू। ये देखिए इधर डिटेल से पढ़ते हैं। सेंसिंग या रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर इज वेयर सेंसिंग इज परफॉर्म्ड। इट इज सेंसिंग एलिमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है? सेंसिंग। ये क्या है? ये सेंसेस है। किस लिए? जो आपकी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बॉडी के अंदर और बाहर जितनी भी चीजें आती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए क्या है? रिसेप्टर है। कोई चेंजेस आ जाए रिसेप्टर उसको गेन कर लेते हैं। Processing control center, the control center is where processing happens. It is also known as the integration center. It is responsible for receiving and processing information from the receptor. तो इसका काम क्या है? कंट्रोल सेंटर। अब ये कंट्रोल करवाता है इन चेंजेस को। ये जो चेंजेस आ गए इधर, ये ट्रांसफर होते हैं इधर। कंट्रोल सेंटर क्या है? ये इसमें डिसीजंस होते हैं किसकी? ये चेंजेस आती है, अब उस चेंजेस के साथ क्या करें, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई उस चेंजेस को खत्म करने में। तो इसका काम क्या है? कंट्रोल सेंटर का इसका काम है इससे रिसीव करना, साथ में इधर इसमें थिंकिंग करना या थिंकिंग, और फिर उसको रिप्लाई देना। ये किसका काम है? ये कंट्रोल सेंटर का। रिप्लाई किसको देना है? इफेक्टर को। इफेक्टर इज अ पार्ट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन रिस्पोंडिंग टू द कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। इट मे आइदर एनहांस और अपोज द स्टिमुलस। इसका काम क्या होता है? या एनहांस करवाता है या स्टिमुलस को अपोज करवाता है। ये इफेक्टर है। ये जो रिप्लाई से मिलता है उसको प्रैक्टिस में लेके आता है। तो इफेक्टर क्या काम करवाते हैं? जो रिस्पॉन्ड होता है उस रिस्पॉन्ड को प्रैक्टिस में लाता है थ्रू आपका जो मोटर स्टेजेस है या आपका ग्लैंड्स वगैरह है, इन सब की वजह से। ओके, ये हो गई इफेक्टर। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करवाता है आपकी होम्योस्टेसिस को? आपकी होम्योस्टेसिस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करवाता है? डिजीज पहले नंबर पर है, डिजीज है। तो डिजीज क्या है? आपकी बॉडी में जो एब्नॉर्मेलिटी आता है उसको हम क्या कहते हैं?
डिजीज। डिजीज सिंपल ये है कि आपका बॉडी होमोस्टेसिस रेंज से निकल जाए, तो उसको कहते हैं डिजीज। क्या है? एनी बॉडी बैलेंस इज इम्पेयर्ड, बैलेंस इम्पेयर्ड। फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 है, तो टाइप 1 में क्या है कि इसमें है आपका बॉडी का जो डायबिटीज टाइप 1 में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। इस वजह से ये डिजीज है, और ग्लूकोज के लेवल के इंक्रीज की वजह से आपके बॉडी में हाइपरटेंशन डेवलप होता है, वेसल रप्चरिंग, स्किन वगैरह ये सारे हो सकते हैं। स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेस है, तो एक्यूट स्ट्रेस लीड्स टू हेमोस्टैसिस व्हाइल क्रॉनिक स्ट्रेस डिस्टर्ब योर हेमोस्टैटिक लेवल। दो किस्म के स्ट्रेस होते हैं, एक होते हैं एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो जो एक्यूट स्ट्रेस है, याद रखिए, जो जल्दी आता है, फॉर एग्जांपल आपने फाइट करना है, लड़ना झगड़ना है, तो एकदम आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में क्या होता है? आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होता है, वेसल जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्यूट स्ट्रेस है और ये आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, उस सर्कमस्टेंसेस को क्या करना? मैनेज करना। लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, ये डिजीज काज करवाता है। क्या करवाता है? डिजीज की, और ये होमोस्टैसिस क्या करवाता है? डिस्टर्ब करवाता है। लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में आपकी होमोस्टैसिस के चेंज करवाता है। फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हो, होमोस्टैसिस आपका क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। स्लीप पैटर्न आपका सही नहीं हो, रात में 2 घंटे सोते हो, तो आपका ऑर्गन जो है उसके लिए रेस्टिंग टाइम नहीं होता, इस वजह से उसका होमोस्टैसिस डेवलप होता है, डिस्टर्ब होता है। इंजरी डिस्टर्ब इम्यून सिस्टम। किस तरह इम्यून सिस्टम को इंजरी डिस्टर्ब करवाता है? फॉर एग्जांपल आपको इंजरी लग गया, इन्फेक्शन, आपको आपका बॉडी इन्फेक्शन का इनपुट देगी, बैक्टीरिया, फंगल वगैरह माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो सकती है, साथ में आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है। तो डिफरेंट ब्लड में क्या होता है? इम्यूनिटी की वाइट ब्लड सेल वगैरह होती है, आपके इम्यून सिस्टम क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। तो इंजरी भी आपके इम्यून सिस्टम को। डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन आपका वाटर लेवल जब कम हो जाए, तो मसल विल नॉट कंट्रैक्ट, किडनी देन कुड डन। तो डिहाइड्रेशन में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, आपका वाटर लॉस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम जब लॉस हो जाए, तो सोडियम का काम क्या है? मसल कंट्रैक्शन में काम करवाता है। सोडियम नहीं है तो मसल कंट्रैक्ट नहीं होगी। साथ में किडनी कैन नॉट फिल्टर, तो किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि किडनी के लिए एक खास अमाउंट चाहिए, अगर वो अमाउंट नहीं हो, उसमें वाटर का लेवल ही नहीं है, तो वो काम नहीं करवा सकता है। हाँ, अच्छा, ये हो गया। यूरिन आउटपुट भी आप डिक्रीज हो सकते हैं। साथ में जेनेटिक फैक्टर्स, जीन म्यूटेशन ऑफन डिस्टर्ब मेटाबॉलिक होमोस्टैसिस ऑफ द बॉडी। जेनेटिक फैक्टर्स क्या है? आपका फॉर एग्जांपल जीन है, और उस जीन में म्यूटेशन है, चेंजेस हो गया, जो चीज पहले बनना चाहिए था वो नहीं बन गया, एक रूटीन था वो बनना चाहिए था, अब वो नहीं बन गया, तो इस वजह से हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर भी डिस्टर्ब करवाता है होमोस्टैसिस को। आउटसाइड टेम्परेचर, आपका बॉडी के आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो अभी आपका टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपका होमोस्टैसिस डिस्टर्ब होता है। टेम्परेचर कम है, आपका होमोस्टैसिस भी डिस्टर्ब, ये फैक्टर से इफेक्ट करवाते हैं। यही है होमोस्टैसिस के। फिर ये दो अक़साम होते हैं, क्या? ये दो अक़साम होते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप है और पॉजिटिव। ये एक एग्जांपल हमने ली होमोस्टैसिस की। ये स्टिमुलस है, आ गया इसमें से सेंसर्स ने स्टिमुलस को, स्टिमुलस मतलब चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल, सेंसर ने डिटेक्ट कर दिया, सेंसर ने इसको क्या किया? कंट्रोल सेंटर को दे दिया, कंट्रोल सेंटर ने इसको दे दिया किसको? इफेक्टर को, इफेक्टर ने वापस इस चेंज को क्या किया? खत्म कर दिया। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बॉडी टेम्परेचर है, तो बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जब क्या किया जाए? इंक्रीज कर जाए, तो क्या? नर्व सेल्स इन द स्किन, आपका सेंसरी सेल्स इधर होता है टेम्परेचर के लिए, वो सेल्स क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। नर्व्स रिस्पॉन्ड करता है किसको? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर आपकी बॉडी में है हाइपोथैलेमस है, क्या है? हाइपोथैलेमस है, जो कंट्रोल टेम्परेचर को कंट्रोल करवाते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड करवाते हैं इफेक्टर्स को, किसको? इफेक्टर्स को कहते हैं कि यार टेम्परेचर तो बॉडी में बढ़ गया है, अब इसको क्या करना है? कम करवाना है। तो इफेक्टर क्या है? ग्लैंड्स है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो ग्लैंड्स क्या करवाएगा? स्वीट ग्लैंड स्वीटिंग इंक्रीज करवाएगा, टेम्परेचर जो है वो रिलीज करवाता है बॉडी से, हार्ट फ्लूइड जो रिलीज करवाता है। इस तरह और भी डिफरेंट बॉडी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, आपके होमोस्टैसिस को वापस बरकरार रखते हैं। अब होमोस्टैसिस के रूल्स क्या है? कौन कौन से रूल्स है होमोस्टैसिस की हमारी बॉडी में? तो सिंपली इसको एक टच देंगे, क्योंकि अभी हमने इसका सारा कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिया, आपको समझ आया होगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो होमोस्टैसिस हमारी बॉडी में करवाते हैं। तो पहले नंबर पर हम कहते हैं कि एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम लेवल चाहिए, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट चाहिए एंजाइम के लिए, वो होमोस्टैसिस प्रोवाइड ही करता है। अगर आपकी बॉडी का द लिविंग सेल प्रोसेस है, द सेल डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, आपकी बॉडी की जितनी भी फंक्शन होती है, और एक फंक्शन के लिए एक एंजाइम अवेलेबल है, और वो एंजाइम उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है, उस पीएच से इधर उधर होके वो क्या करवाता है? वो काम नहीं करवाते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नॉर्मली एंजाइम के लिए 6 to 8 का पीएच है वो लाजमी है, न ज्यादा एसिडिक हो न ज्यादा बेसिक हो, एक्सेप्शन है इसमें कुछ उसके अलावा।
तो अब ये pH अगर बरकरार हो तो आपकी बॉडी की एंजाइम काम कर रहा होगा, अगर नहीं हो तो आपकी बॉडी की एंजाइम काम नहीं कर रहा होगा. So these enzymes work best in specific conditions such as those of temperature and pH. Any change in these conditions affect the function of the enzyme may lead to the death of the cell. तो ये स्पेसिफिक फंक्शन कंडीशन इसके लिए लाइक टेम्परेचर है और pH है. तो pH का ये हो गया, टेम्परेचर आपको चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली इसको चाहिए. अगर ये इससे ऊपर ही नीचे हो रहा तो फिर आपका एंजाइम सही काम नहीं कर रहा होगा और अल्टीमेटली आपका सेल्स ही है वो डेड होगी. ओके, इस तरह दिस इज व्हाई द इंटरनल एनवायरनमेंट नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड कीप्ट कांस्टेंट. तो ये कंडीशन हमने पहले भी वेरिएबल्स पढ़ ली थी. इस वजह से अगर इन चीजों को बरकरार रखना है तो आपने होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म को फॉलो अप करना है. आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जरूर कांस्टेंट रहना चाहिए. इनफैक्ट इंटरनल कंडीशन आर नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट बट अलाउड टू वेरी विद इन वेरी नैरो लिमिट. तो जो हमने होमियोस्टैटिक रेंज पढ़ा था कि एक नैरो लिमिट उसके लिए होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम है तो उसके लिए हमने पढ़ा था कहते हैं 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. इसका एक नैरो रेंज है 135 से 145 के दरमियान. इसके दरमियान तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया. ऐसा नहीं हो सकता कि 140 भी जरूर हो, लेकिन इनके दरमियान होना चाहिए एक नैरो लिमिट के दरमियान. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वेरीज बिटवीन 36.1 टू 37.8 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से आप कह सकते हैं द एवरेज टेम्परेचर इज 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एवरेज टेम्परेचर बॉडी की क्या होगा 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस रेंज में आपका होमियोस्टेसिस होना चाहिए. अगर नहीं हो तो फिर हम कह सकते हैं कि आपका बॉडी क्या है, आपका बॉडी वो कंडीशन पे नहीं उतरता और आपके एंजाइम काम नहीं कर रहा है. There is no specific organs which control homeostasis except brain, possibly the brain. इस तरह स्पेसिफिक ऑर्गन एक ऑर्गन नहीं है जो आपकी होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करे. अब हम कहेंगे कि होमियोस्टेसिस कंट्रोल कहां से होता है, तो एक ऑर्गन नहीं है जो आपकी होमियोस्टेसिस को कंट्रोल. देयर आर मल्टीपल ऑर्गन्स और उसमें जो मेन ऑर्गन है जिसको हम बच्चा कहते हैं वो है ब्रेन है. तो ब्रेन द मेन ऑर्गन व्हिच कंट्रोल होमियोस्टेसिस. इसकी ब्रेन के साथ साथ स्किन है, किडनी है, लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम, सारा की सारा नर्वस सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है. ये सारे सिस्टम इकट्ठे होके ये नैरो लिमिट में जो चीजें होती है वेरिएबल होते हैं उसके रहती है. एक ब्रेन अहम काम करता है लेकिन ब्रेन काफी नहीं है. उसके लिए आपका किडनी, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, आपका लीवर, किडनी, स्किन, ये सब कुछ है, ये इसके लिए चाहिए होता है. एग्जांपल में होमियोस्टेसिस किया द स्किन इज अ होमियोस्टेसिस ऑर्गन व्हिच हेल्प मेंटेन द बॉडी टेंपरेचर विद इन द लिमिट्स गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड. तो स्किन क्या है, स्किन एक होमियोस्टैटिक ऑर्गन है. अब ये होमियोस्टैटिक ऑर्गन आपकी बॉडी टेंपरेचर को लिमिट में रखते हैं. कैसे, जैसा कि हमने इधर ही पढ़ा था, इधर ही पढ़ा, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लास्ट में इफेक्टर कौन होते हैं, स्किन. आपकी स्किन जो है उसकी स्वीट ग्लैंड से, स्वीट ग्लैंड के थ्रू या सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू वो जो है वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को बाहर रिलीज करते हैं. इसमें पोर्स है डिफरेंट स्किन में, तो इसकी वजह से वो टेम्परेचर बाहर क्या होता है, रिलीज होता है. टेम्परेचर रेगुलेशन होमियोस्टेसिस में आपकी टेम्परेचर होमियोस्टेसिस एक एंजाइम को रेगुलेट करवाता है, दूसरा टेम्परेचर को भी रेगुलेट करवाता है. द एक्सटर्नल टेम्परेचर वेरीज ड्यूरिंग द डे एंड सीजन टू सीजन, समटाइम्स एज मच एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर सीजन टू सीजन चेंज होता है. आपको गर्मी आता है, सर्दी आता है, सर्दी में आपको ठंड लगती है, गर्मी आपको गर्मी लगती है. क्यों लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी को इंटरनल कंडीशन स्टेबल रहना चाहिए. कौन सी लिमिट में, 37 या 36.1 टू 37.8 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको स्टेबल ये रहना चाहिए. अगर ये नहीं हो, बाहर कंडीशन, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, आपको बॉडी तो उसके साथ टेम्परेचर ज्यादा नहीं करेगा. इसके लिए स्टेबल कंडीशन रखना चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए, होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म चाहिए. This is achieved by sweating, vasodilation, vasocontraction and shivering. तो अब टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए कौन कौन सी फिनोमेना है, स्वीटिंग है. अगर टेम्परेचर ज्यादा है आपकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड अपने साथ वो फ्लूइड गर्म होते हैं. गर्म मतलब वो अपने साथ वो हीट लेके आते हैं बाहर, इधर से वो इवापोरेट होते हैं. तो स्वीटिंग का मतलब पानी का बाहर निकलना नहीं, लेकिन उसके अंदर जो हीट है उस हीट को अपने साथ लेके जाना है. तो स्वीटिंग है. इसके साथ साथ ये देखिए कि सेक्शन थ्रू स्किन टू स्वीट ग्लैंड है, एक्सट्रैक्ट स्वीट फ्रॉम द बॉडी, ये है. इधर से ये हीट को लेके जाता है क्या, बाहर. स्वीट फोर्स है, इवेपोरेशन के थ्रू ये क्या होता है, एक्सक्रीट होता है. इसके साथ साथ ये वेसोडाइलेशन के थ्रू आप टेम्परेचर से निजात पा सकते हो. कैसे, द बॉडी टेम्परेचर rises, the blood vessel in the skin dilates, become wider and allow more blood to flow near the surface. The heart blasts from the blood थ्रू द स्किन. तो आपका अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो ब्लड क्या करता है, ब्लड में हीट जमा होता है. तो ब्लड हीट की वजह से ब्लड जो गर्म ब्लड होता है, जो हॉट ब्लड होता है, तो इस वजह से ब्लड का वेसल वाइडर होते हैं.
ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, और वो फ्लो स्पेसिफिकली आता है आपके जो एक्सपोजिंग ऑर्गन है, जो स्किन वगैरह है, उस तक आते हैं, और उस तक वो हीट लेके आता है, और हीट जो है फिर आपकी स्किन से बाहर निकल आते हैं, जैसा कि इधर है। वेसो कंस्ट्रिक्शन, अगर आपको कोल्ड लगे, ठंड लगे, तो फिर क्या करना चाहिए? तो कोल्ड में आपके द बॉडी टेम्परेचर फॉल, द बॉडी वेसल्स एंड द स्किन कंस्ट्रिक्ट, लेस वार्म ब्लड वेसल क्लोज नियर द सरफेस, हीट इज लॉस्ट, सो नो हीट इज लॉस्ट। अब अगर आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में कोल्ड है, तो आपकी बॉडी में कोल्ड की वजह से वेसल कंट्रैक्ट होते हैं, वेसल कंट्रैक्शन की वजह से आपका जो स्किन सरफेस एरिया है, इसमें ज्यादा ब्लड नहीं आता। जब ज्यादा ब्लड नहीं आता तो मतलब ज्यादा ब्लड ना आने की वजह से हीट यहाँ कम पहुंच जाता है, एक्सपोजिंग एरिया में हीट कम पहुंच जाता है, तो हीट लॉस कम होता है, आपकी बॉडी में हीट जमा होता है। ओके, रेगुलेशन ऑफ यूरिया, तो आपकी बॉडी में यूरिया के लेवल, प्रोटीन प्रोटीन की ब्रेकडाउन की वजह से, फिर ये सारा बिना आप शायद बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया नेक्स्ट सेमेस्टर में, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है क्या? यूरिया एक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड है, टॉक्सिक कंपाउंड है, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। तो अब ये यूरिया का ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस द नाइट्रोजनियस कंपाउंड यूरिया, इफ दिस वर अलाउड टू accumulate in the cells it will damage or kill them। तो अगर ये यूरिया आपकी बॉडी में accumulate हो जाए तो आपकी बॉडी को डैमेज करवा सकता है या इसको किल करवा सकता है। दिस hemostatic function are carried out by kidneys through which urea are excreted from the body।